So dear students, once again welcome in the online class of chemistry. हमने लास्ट इसमें कुछ वीडियो में स्टार्ट किया है हमारे यूनिट नंबर 3 नॉन मेटालिक इंजीनियरिंग मटेरियल, जिसमें हमने पेंट एंड वार्निश टॉपिक कंप्लीट किया है। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, वो है थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल। यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था, तब मैंने आप लोगों को एक डेफिनेशन बताई थी। डेफिनेशन थी इंसुलेटर। और जब भी इंसुलेटर बोला जाता है तो इंसुलेटर को ही हम नॉन कंडक्टर भी बोलते हैं। ऐसा सब्सटेंस जिसमें से हीट या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता, पास नहीं हो सकता, ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है इंसुलेटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल। ये जो इंसुलेटर होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल, और दूसरा जिसमें से हीट मतलब टेम्परेचर पास नहीं हो सकता, उसे कहा जाता है थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है? थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल, मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें से हीट पास नहीं हो सकती। तो यही इसका थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल का डेफिनेशन है कि थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब क्या? तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें से हीट पास नहीं हो सकती, उसे कहा जाता है थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल। तो डेफिनेशन उसकी इस तरह से हो जाएगी। डेफिनेशन: द सब्सटेंस मतलब चीज, द सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट, द फ्लो ऑफ हीट मतलब टेम्परेचर, थ्रू इट, जो खुद में से हीट के फ्लो को क्या करता है? प्रिवेंट करता है, इज कॉल्ड एज थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल। उसे हम क्या कहते हैं? थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल। बहुत ही आसान डेफिनेशन है इसकी। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जब भी थर्मल वर्ड आएगा, दैट थर्मल वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू हीट और टेम्परेचर। जैसे हमें बुखार आता है तो कौन से मशीन से हम उसको मापते हैं? थर्मोमीटर, है ना। तो थर्मोमीटर मतलब क्या? जिससे हम टेम्परेचर गिनते हैं। तो थर्मल वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू टेम्परेचर और हीट। तो थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब जिसमें से हीट पास नहीं हो सकती। अब हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल, कि एक अच्छे थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल में कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल। एक अच्छे थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल में कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो होनी चाहिए, उसकी कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इट शुड हैव लो डेंसिटी। इट शुड हैव लो डेंसिटी। उसकी डेंसिटी जो है, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया है यूनिट नंबर 1 में, डेंसिटी का मतलब होता है वजन। तो जो भी मटेरियल को हम एज अ थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करने वाले हैं, उसकी डेंसिटी कैसे होनी चाहिए? लो, मतलब वो वजन में हल्का होना चाहिए, वजन उसका बहुत ही कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वो कैसा होना चाहिए? लाइट वेट होना चाहिए। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये है कि इट शुड बी वाटर प्रूफ, मतलब उसके ऊपर पानी का कोई भी असर नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वाटर प्रूफ, पानी का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होना चाहिए। देन तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि इट शुड बी फायर प्रूफ। इट शुड बी फायर प्रूफ, उसमें से वो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देने वाला है, तो उसमें आग भी नहीं लगनी चाहिए, वो फायर प्रूफ भी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, इट शुड बी चीप। इट शुड बी चीप, मतलब उसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो अफोर्डेबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, है ना। देन नेक्स्ट, इट शुड बी ऑर्डरलेस ड्यूरिंग यूज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी ऑर्डरलेस।
ऑर्डरलेस मतलब उसमें कोई भी स्मेल नहीं आना चाहिए जब हम उसको यूज़ करते हैं तब, ड्यूरिंग यूज़। इट शुड बी ऑर्डरलेस ड्यूरिंग यूज़। जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उसमें से कोई भी स्मेल नहीं आना चाहिए। इस पॉइंट को मैं एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देके बता सकती हूँ। जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में हम कौन से मटेरियल को एज ए थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, तो आप लोगों को सभी को पता होगा, थर्मस। थर्मस मतलब जिसमें चाय जो है वो रखी जाती है, कहीं पे हमको चाय लेके जाना है और वो गर्म ही रहनी चाहिए, तो हम उसको ऐसे ही लेके जाएंगे कप में या ग्लास में, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो ठंडी हो जाएगी। लेकिन थर्मस जो होता है उसमें चाय गर्म की गर्म ही रहती है, ठीक है। लेकिन वो जो थर्मस है, वो थर्मस के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो अंदर के हीट को बाहर नहीं पहुंचने देता, वो कौन सा मटेरियल होता है, थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल। अब हम हमारे पॉइंट के ऊपर आते हैं कि इट शुड बी ऑर्डरलेस ड्यूरिंग यूज। अब आपने उस थर्मस में चाय डाली है, लेकिन वो थर्मस का मटेरियल जो है वो चाय के साथ रिएक्ट करके कुछ तो भी अजीब सी स्मेल वहाँ पे डेवलप करता है, तो ऐसा चलेगा क्या, नहीं, ठीक है। उसने किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए और किसी भी तरह की स्मेल वहाँ पे डेवलप नहीं होनी चाहिए। या दूसरा एग्जांपल, हॉट पॉट हमारे घर में होता है, रोटी गर्म रखने के लिए हम एक स्पेशल टाइप का बॉक्स जैसा रहता है जिसमें हम रोटी रखते हैं, तो रोटी गर्म की गर्म ही रहती है ना। कोई कभी कभी हम उसमें चावल वावल के भी बर्तन रहते हैं जिसमें, जिसे हॉट पॉट बोला जाता है। तो वो हॉट पॉट कौन से इस थिंग के ऊपर, कौन से कंसेप्ट के ऊपर काम करता है, थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल। कभी आपने उसको तोड़ के देखा है, मतलब नए वाले को नहीं तोड़ना, कोई पुराना अगर हो जाता है आपके घर का थर्मस या हॉटपॉट, तो उसको फोड़ के देखना या तोड़ के देखना, तो आपको उसके अंदर से थर्माकोल जैसा या ऐसा स्पॉन्जी स्पॉन्जी कुछ मटेरियल बाहर निकला हुआ दिखेगा। तो वो मटेरियल क्या है, वो मटेरियल ही तो है थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल, जो जिसका वजन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसमें जितने ज़्यादा छेद रहेंगे, जिस चीज़ में जितने ज़्यादा छेद होते हैं वो वजन में उतना ही हल्का होता है। जैसे स्पॉन्ज, स्पॉन्ज सबको पता है, स्पॉन्ज में बहुत ज़्यादा छेद होते हैं जिसकी वजह से वो वजन में क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है, लाइट वेट होता है। देन इट शुड बी वाटर प्रूफ, उसके ऊपर पानी का असर नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फायर प्रूफ, क्योंकि गर्म चीज़ हम उसमें रखने वाले हैं तो फायर प्रूफ होना चाहिए। वो चीप भी होना चाहिए, मतलब अफोर्डेबल होना चाहिए। उसके बाद उसमें कोई भी स्मेल नहीं आना चाहिए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि इट शुड एब्जॉर्ब द शॉक एंड वाइब्रेशन। इट शुड एब्जॉर्ब शॉक एंड वाइब्रेशन, कि उसने शॉक्स एंड वाइब्रेशन को क्या करना चाहिए, एब्जॉर्ब जो है वो करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर में जब भी कोई नई टीवी या ऐसा मतलब इलेक्ट्रॉनिक बड़ा सामान आता है, टीवी आती है, फ्रिज आती है, वॉशिंग मशीन आती है, तो जब हम उसका बॉक्स खोल के देखते हैं तो बॉक्स खोलते बराबर तुरंत हमको टीवी या वॉशिंग मशीन दिख जाती है क्या, नहीं दिखती। पहले हमको उसके ऊपर ऐसे थर्माकोल वगैरह ऐसा डाला हुआ दिखता है। तो थर्माकोल वहाँ पे क्यों लगाया, डेकोरेशन के लिए लगाया है क्या, कि खोलते बराबर सुंदर दिखना चाहिए, छुपा रहना चाहिए, इसलिए लगाया हुआ होता है कि नहीं। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन मतलब दुकान से हमारे घर तक जब वो सामान आ रहा है, तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन वो मटेरियल जो है उसको आड़ा करते हैं, तिरछा करते हैं, रास्ते के ऊपर बहुत सारे गड्ढे रहते हैं, तो उसकी वजह से वो जो कुछ भी अंदर का इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है उसको कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे थर्माकोल लगाया हुआ होता है। तो वो थर्माकोल क्या एब्जॉर्ब करता है, दैट एब्जॉर्ब्स द शॉक एंड वाइब्रेशन। तो दैट थर्माकोल इज ऑल्सो अ थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल। आई होप कि आप लोगों को ये थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल की डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक जो है वो समझ में आए हैं। अब हम देखते हैं ये थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल के टाइप्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ उसका स्ट्रक्चर या स्टेट, ये जो कुछ भी इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, ये इंसुलेटर के ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर थर्मल इंसुलेटर के दो टाइप्स होते हैं। एक को कहा जाता है ऑर्गेनिक इंसुलेटर और एक को कहा जाता है इनऑर्गेनिक इंसुलेटर। तो थोड़ा सा हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, या जिसको हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ थर्मल इंसुलेटर। टाइप्स ऑफ थर्मल इंसुलेटर, तो मैंने आप लोगों को दो टाइप बताए हैं। एक को कहा जाता है ऑर्गेनिक, ठीक है, इंसुलेटर, थर्मल इंसुलेटर, और दूसरे को कहा जाता है इनऑर्गेनिक थर्मल इंसुलेटर। एक को कहते हैं ऑर्गेनिक थर्मल इंसुलेटर और एक को कहते हैं इनऑर्गेनिक थर्मल इंसुलेटर।
अब दोनों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो ऑर्गेनिक इंसुलेटर मतलब क्या? ऑर्गेनिक इंसुलेटर मतलब ऐसा थर्मल इंसुलेटर जिसको हम सिर्फ 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ही यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो जल जाएगा। अगर हम 150 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तो वो जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे थर्मल इंसुलेटर को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक। मतलब हम इसको लो टेम्परेचर 150 से कम वाले टेम्परेचर रेंज में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उसको हम हायर टेम्परेचर पे भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अबव 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको लिख के बता रही हूँ यहाँ पे कि इट कैन बी यूज अप टू कितना टेम्परेचर? 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसको हम 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो कुछ भी इनऑर्गेनिक थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल है इसको हम 150 से अबव टेम्परेचर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इट कैन बी यूज अबव 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। उसको हम 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अबव भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी लिमिट है 150, उसके बाद वो जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, हमारा मटेरियल, हमारा जो पर्पज़ है वो पूरा डिफिट हो जाएगा। लेकिन इसको हम 150 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने इसका डेफिनेशन देख लिया है, तो साथ में उसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि कौन से एग्जाम्पल होते हैं ऑर्गेनिक के और कौन से एग्जाम्पल होते हैं इनऑर्गेनिक के। तो ऑर्गेनिक में एग्जाम्पल है पेपर मतलब कागज़। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है वुल मतलब मराठी में उसको ऊन बोलते हैं, लोकर बोलते हैं, लोकर, ऊन, ठीक है। उसके बाद कॉटन मतलब कपास, वो भी वज़न में हल्का होता है। उसके बाद सिल्क मतलब ये कैडबरी सिल्क वाला चॉकलेट वाला सिल्क नहीं, ये सिल्क मतलब रेशम जिसको बोलते हैं वो है, नहीं तो अपने काम का मतलब निकालेंगे आप, ठीक है, सिल्क। उसके बाद रबर और चारकोल ये किसके एग्जाम्पल है? ये ऑर्गेनिक थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो फिर इनऑर्गेनिक इंसुलेटिंग मटेरियल के एग्जाम्पल कौन से हैं? इसके हमारे सिलेबस में 2 एग्जाम्पल है। एक को कहा जाता है ग्लास वुल और एक का नाम है थर्मोकॉल। ये कुछ जाना पहचाना यूज़ किया हुआ मटेरियल है, ठीक है। तो अब हम डिटेल में किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्लास वुल और थर्माकोल, जो कौन से थर्मल इंसुलेटर है? इनऑर्गेनिक थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल। तो ये हो गया है क्लासिफिकेशन थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल का। 2 टाइप होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को 150 डिग्री तक यूज़ कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक को 150 से ज़्यादा टेम्परेचर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पोर्शन में अब हम पढ़ेंगे ग्लास वुल और थर्माकोल के बारे में, वो बनता कैसे है, उसके प्रॉपर्टीज़ कौन से हैं और उसके यूजेस क्या क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अब हम समझते हैं ग्लास वुल। हमारा पहला थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल का एग्जाम्पल क्या है? थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल टॉपिक में हम पहला एग्जाम्पल जो है वो पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल 1, जिसका नाम है ग्लास वुल, ठीक है। तो जब हम ये ग्लास वुल वर्ड को देखते हैं तो यहाँ पे हमें 2 वर्ड दिख रहे हैं, एक दिख रहा है ग्लास और एक दिख रहा है वुल। तो ग्लास मतलब हमें पता है, ग्लास मतलब कांच, और वुल का मतलब होता है ऊन या लोकर, जिसको हम बोलते हैं ऊन। तो अब अगर हम दोनों का मीनिंग, दोनों शब्दों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमको इसका मीनिंग इस तरह से दिखेगा कि कांच का कपास या कांच का ऊन या कांच का लोकर। तो कांच का कपास कैसे हो सकता है? तो हो सकता है, कैसे, वो हम समझते हैं। तो ये टॉपिक में हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये ग्लास वुल हम बनाते कैसे हैं, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देन उसके प्रॉपर्टीज़, और एज अ थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल हमको उसके क्या देखने हैं? यूजेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंथेसिस, जिसको हम बोलते हैं प्रिपरेशन, या उसी को हम बोल सकते हैं सिंथेसिस, कि ये ग्लास वुल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो ग्लास वुल होता है, ये ग्लास वुल ग्लास से बनाया जाता है। ग्लास मतलब कांच से बनाया जाता है। इसमें एक असेंबली लगी हुई होती है, मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगी। सबसे पहले क्या करते हैं, जो कांच होता है उसको मेल्ट करते हैं।
सबसे पहले जो कांच होता है, ग्लास जो होता है, उसके टुकड़े ऐसे बहुत बड़े कंटेनर में लिए जाएंगे, उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाएगा। हीट करने के बाद कांच जो है वो पिघल जाएगी और कौन से स्टेट में आ जाएगी, मोल्टन स्टेट में। मोल्टन मतलब पिघली हुई जो उसका सॉल्यूशन बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज मोल्टन। तो मोल्टन स्टेट में वो कांच आ जाएगा। अब ये जो मोल्टन लिक्विड वाला कांच जो है उसको छाना जाता है। क्या किया जाता है, छाना जाता है, छन्नी से छानते हैं उसको, छन्नी से उसको क्या करते हैं, छानते हैं। तो जो भी छन्नी वहाँ पे यूज़ हो रही है, जो भी फिल्टर वहाँ पे यूज़ होता है, वो फिल्टर में जो छेद होते हैं, ध्यान से समझेंगे, वो जो फिल्टर होता है, वो फिल्टर में जो छेद होते हैं उसका डायमीटर होता है 0.0005 सेंटीमीटर। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, मैं यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे पहले हमने कांच के टुकड़े लिए जिसको हमने बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, है ना। कांच के टुकड़े हमने बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट किए। अब हीट करने की वजह से क्या हो गया कि वो कांच के टुकड़े मेल्ट हो गए और वो मोल्टन स्टेट में चले गए। कौन से स्टेट में चले गए, मोल्टन स्टेट में। अब ये जो कुछ भी कांच है, ये कांच का जो सोल्यूशन है, मोल्टन कांच जो है, इसको किस में से पास किया जाता है, इसको फिल्टर में से पास किया जाता है। ये आ गया फिल्टर, ठीक है। फिल्टर में इस तरह से छन्नी है, छन्नी में इस तरह से ये गड्ढे बने हुए रहेंगे, ठीक है। तो ये छन्नी में ये जो गड्ढे हैं, ये एक एक गड्ढा जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, छोटा छोटा एक एक गड्ढा है। ये गड्ढे का जो डायमीटर है, डायमीटर सबको समझता है, व्यास जिसको बोलते हैं, है ना, सर्कल का व्यास होता है। तो उस गड्ढे का डायमीटर कितना होना चाहिए, तो उस गड्ढे का डायमीटर होना चाहिए 0.0005 सेंटीमीटर, 0.005 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब ये जो कुछ भी है मोल्टन वाला ग्लास, ये इसमें क्या किया जाएगा, पोर किया जाएगा, इसमें ऐसे डाला जाएगा। अब ये मोल्टन वाला ग्लास ये छन्नी में से जब छाना जाएगा तो उसके लिक्विड जो है वो बाहर निकलेगा। इधर से हम लिक्विड डालेंगे तो छन्नी से नीचे से भी क्या निकलेगा, लिक्विड निकलेगा। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। जब ये छन्नी से इसको छाना जाता है तो ये छन्नी से जब ये कांच बाहर निकलेगा तब यहाँ पे लगाया जाता है फैन। यहाँ पे क्या लगाया जाता है, फैन, जो बहुत ज़्यादा हवा में बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में जो है वो घूमते रहता है। तो इसके अंदर से जो कांच की धाराएं बाहर निकल रही है, वो धाराओं को ये क्या कर देता है, ड्राई कर देता है। ये फ़ैन की जो हवा है, ये फ़ैन की हवा जो है उसको ड्राई कर देती है और निकलते निकलते ही वो लिक्विड स्टेट वाला, मोल्टन स्टेट वाला कांच जो है वो सूख जाता है और इस छन्नी के नीचे से ऐसे कांच के लंबे 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 क्या निकलते हैं, तार निकलते हैं, ठीक है। इस तरह से ऐसे लंबे लंबे धागे जैसे निकलते हैं, तार निकलते हैं, एकदम फाइन, एकदम पतले, जिसका साइज कितना रहेगा, 0.0005 सेंटीमीटर व्यास वाले ऐसे कांच के तार निकलेंगे। अब क्या होता है, यहाँ पे ये निकल रहे हैं। अब यहाँ पे एक मशीन फिट की हुई होती है जिसकी रीलिंग मशीन जिसको कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, रीलिंग मशीन जो है वो फिट की हुई रहती है। इसको किसी मोटर के साथ जोड़ा हुआ होता है, ये मोटर उसको पावर सप्लाई देता है। तो ये रीलिंग मशीन जो है ये कंटिन्यूसली गोल 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 बॉबिन के जैसे घूमती रहती है। तो ये जो इसमें से ये फिलामेंट्स बाहर निकल रहे हैं, इसमें से ये जो तार बाहर निकल रहे हैं, ये इसके ऊपर क्या हो जाते हैं, रोल, इसके ऊपर क्या हो जाते हैं, रोल हो जाते हैं, इसके ऊपर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। एक रील फील हो गई कि रील सामने भेज दी जाती है, तुरंत दूसरी रील आती है, दूसरी रील उन कांच को इस तरह से ऐसे स्पिन करेगी, वो बाहर निकल जाएगी। तो ये जो फाइनल स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे मिलता है, ये रील के ऊपर ये जो फाइनल स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे मिलता है, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल किसके जैसा दिखता है, कपास के जैसा, वुल के जैसा दिखता है। किसके जैसा दिखता है, वुल। कपास सबने देखा है, सफ़ेद सफ़ेद होता है एकदम, तो वो कपास के जैसा दिखता है क्योंकि वो कांच से बना हुआ है, एकदम ही फाइन है। मतलब अगर वो वहाँ पे रखा हुआ है और हमको लगेगा अरे वाह मस्त कपास है, जाके हाथ में उसको पकड़ते हैं, उसको दबाते हैं, तो हम उसको दबाने के लिए जाएंगे तो आपके हाथ से खून निकलने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो कपास जैसा दिख रहा है लेकिन वो कपास नहीं है, वो कांच के एकदम बारीक बारीक फिलामेंट है। और कांच कितना ज़बरदस्त होता है, खून निकालने में कितना वस्ताद होता है, ये तो सबको पता है। इत्तू सा भी छिलका रहेगा लेकिन हाथ में लग गया तो खून निकल के आ जाता है। तो इसीलिए हर चीज़ को, कपास जैसी चीज़ को कपास नहीं समझना है। वो कपास नहीं है, वो काय का कपास है, वो कांच का कपास है, कांच का कपास, जिसको बोला जाता है ग्लास वुल,
जिसको क्या बोला जाता है, ग्लास वुल। तो ये हो गई है इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आई होप कि आपको ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो समझ में आई है। तो अब हम पढ़ेंगे ये जो कांच का कपास मतलब ग्लास वुल है, इसकी प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। तो अगर आपको थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पता है तो वही इसकी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लास वुल। तो पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है, मतलब हीट को लेके जाने की जो क्षमता है वो बहुत कम होनी चाहिए, मतलब उसमें से हीट आसानी से पास नहीं होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी, इट शुड हैव द लो थर्मल कंडक्टिविटी। उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है हीट को लेके जाने की क्षमता वो लो होनी चाहिए, है ना। देन तभी तो हम उसको थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल कहेंगे। देन दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड हैव लो डेंसिटी। इसकी डेंसिटी कैसे होनी चाहिए, कम, मतलब ये कैसा होना चाहिए, इट शुड बी लाइट वेट। तो ये लाइट वेट भी होता है, कपास जैसा है, मतलब ये कैसा रहेगा, वजन में बहुत हल्का रहेगा। देन तीसरी चीज़, ये कैसा होता है, इट इज़ वाटर प्रूफ, मतलब पानी का, कांच से बना हुआ है तो इसके ऊपर पानी का क्या, किसी केमिकल का भी कोई भी असर नहीं होता, ये वाटर प्रूफ होता है। उसके बाद फायर प्रूफ होता है। हमें लगेगा कि कपास है, हम उसमें आग लगाने के लिए जाएंगे, लेकिन आग लगेगी क्या, कांच को कभी आग लगती है क्या, तो उसको फायर भी नहीं लगेगा। देन ये चीप भी होता है, मतलब इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती, और ये ऑर्डरलेस भी होता है। ऑर्डरलेस मतलब उसमें कोई भी स्मेल भी नहीं आती है। देन कपास जैसा होने की वजह से ये जो है इट एब्सॉर्ब्स दी शॉक्स एंड वाइब्रेशन। अगर कहीं शॉक होता है या वाइब्रेशंस होते हैं तो उसको ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हो गई है ग्लास वुल की प्रॉपर्टीज़, ये हो गई है ग्लास वुल की प्रॉपर्टीज़। और अब हम इस ग्लास वुल के क्या देखेंगे, यूजेस, कि एज ए इंजीनियरिंग मटेरियल हम ग्लास वुल को कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसका पहला यूज़ है कि इट इज़ यूज एज थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल इन ओवन्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉल्स एंड फ्लोर्स ऑफ होम। तो हमारे घर में हम अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का काम होता है चीज़ों को ठंडा रखना। उसके बाद एयर कंडीशन का भी काम होता है रूम को ठंडा रखना। उसके बाद हमारे घर में ओवन भी होता है, मतलब हमारे घर में, मतलब सबके घर में नहीं होता लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में होता है। तो ओवन में क्या होता है, हम चीज़ों को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, है ना। तो ये जो कुछ भी ओवन है, फ्रिज है, ये अगर कभी ख़राब हो जाए या किसी के घर में इसका रिपेयरिंग का काम होगा तो उसकी वॉल को खोल के देखना, तो उसके वॉल के अंदर आपको कपास के जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना। तो वो जो कुछ भी कपास के जैसा स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में कपास नहीं होता, वो क्या होता है, वो होता है ग्लास वुल, जो बाहर के टेम्परेचर को अंदर नहीं आने देता, अंदर के टेम्परेचर को बाहर जाने नहीं देता। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज एज, पहला यूज़ क्या है, इट इज़ यूज एज थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल, किसमें, इन रेफ्रिजरेटर, ओवंस। उसके बाद बहुत सारे लोग अपने घर में इसका इंसुलेशन भी करते हैं, धूप काले में वगैरह उनके घर में अगर बहुत गर्म हवा आती है या उनका ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है या उनका छत जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो कोई अमीर लोग रहते हैं जो ज़मीन के अंदर भी इंसुलेशन करवाते हैं, छत में भी इंसुलेशन करवाते हैं। तो वो इंसुलेशन करने के लिए भी कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, ग्लास वुल। कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, ग्लास वुल। मतलब रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है, ओवंस में यूज़ होता है। उसके बाद वॉल्स, फ्लोर एंड रूफ इंसुलेशन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद बड़े बड़े कारखानों में जो बाय प्रोडक्ट गैसेस बनती है उसको कारखानों से बाहर बहुत बड़ी क्या बोलते हैं उसको, चिमनी बोलते हैं,
है ना, बहुत बड़ी बड़ी सी चिमनी। चिमनी मतलब कुछ अलग ही वर्ड है, लेकिन उसको चिमनी बोलते हैं, जिसमें से वो सब काला काला धुआं या जो भी बाय प्रोडक्ट वगैरह है वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो वो जो कुछ भी चिमनी है, वो चिमनी में इसको लगाया जाता है ग्लास वूल को, ताकि उसमें से सिर्फ गैसियस मटेरियल ही फिल्टर होके बाहर निकल जाए, और कुछ अगर वो हवा के साथ हार्मफुल कचरा वचरा कुछ भी निकल रहा होगा तो वो ना निकले। जैसे ये कोई कारखाना है ना, समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। कोई कारखाना है, इस कारखाने की ये चिमनी है, और ये चिमनी में से ये सब धुआं जो है ये क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो ये एनवायरनमेंट में जा रहा है, एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है। लेकिन अगर ये गैसियस फॉर्म में होगा तो ये पोल्यूट करेगा, लेकिन उसका पोल्यूशन उतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें ये गैसेस के साथ कुछ कचरा वचरा या कुछ हार्मफुल मटेरियल भी रहेगा और वो भी एनवायरनमेंट में जाएगा, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। तो ये जो कुछ भी चिमनी है, ये चिमनी में क्या लगाया हुआ होता है, ग्लास वूल। क्या लगाया हुआ होता है, ग्लास वूल। तो ये जो कुछ भी एयर है, पोल्यूटेड एयर है, वो उसमें से फिल्टर होके यहाँ से निकल जाएंगी, और ये जो कुछ भी कचरा वचरा उसमें है वो उसमें फंस जाएगा। फिर उसको बाहर निकाल के हम उसका आगे का प्रोसीजर जो है वो कर सकते हैं। इसीलिए हम इसका यूज़ लिखेंगे, इट इज़ यूज फॉर एयर फिल्टरिंग। एयर फिल्टरिंग के लिए भी हम किसे यूज़ कर सकते हैं, ग्लास वूल को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा यूज़ इसका ये है कि इसको हम साउंड प्रूफिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। साउंड प्रूफिंग, क्योंकि ये साउंड को भी एब्सॉर्ब करता है ना। साउंड प्रूफिंग सुना होगा आपने। साउंड प्रूफ वॉल होती है, जिससे उधर कितना भी मस्ती चल रही हो, कितना भी गड़बड़ गोंधड़ चल रहा हो, फिर भी इस रूम में उसका आवाज़ नहीं आएगा, तो उसको साउंड प्रूफिंग बोला जाता है। तो उसमें भी हम ग्लास वूल का यूज़ कर सकते हैं। देन चौथा यूज़ इसका ये है कि इट इज़ यूज एज अ फिल्टर फॉर करोजिव केमिकल, कैन बी यूज एज filter for corrosive liquid। आपने कभी केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल किए होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे हमको बहुत सारे सॉल्यूशन जो है वो फिल्टर करने पड़ते हैं, है ना। और सॉल्यूशन को फिल्टर करने के लिए हम फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं। अब फिल्टर पेपर मतलब कोई साधारण सा ही पेपर होता है, उसमें अगर हम पानी फिल्टर करेंगे तो वो फिल्टर को कुछ नहीं होगा, और भी कोई डाइल्यूट वगैरह सोल्यूशन होगा तो वो फिल्टर को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन है, कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन मतलब कितना ज़बरदस्त होता है, धुआं वगैरह निकलते रहता है, हाथ के ऊपर गिरा तो हाथ भी जल सकता है। ऐसा कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन अगर हमको फिल्टर करना है और हमने साधारण सा फिल्टर पेपर यूज़ किया, तो वो साधारण सा फिल्टर पेपर उससे जल जाएगा और हमारा काम नहीं होगा। तो ऐसे करोजिव लिक्विड को, ऐसे जो कॉन्सनट्रेटेड लिक्विड्स है, उसको फिल्टर करने के लिए भी हम किसे यूज़ कर सकते हैं, ग्लास वूल को यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो भी पीपीटी वगैरह बनेगा, सॉलिड मटेरियल, वो फिल्टर में ऊपर रह जाएगा और जो लिक्विड है वो नीचे चला जाएगा। तो ये बात हो गई है कौन सा मटेरियल की, ग्लास वूल के बारे में। तो ग्लास वूल को हम एज अ थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ग्लास वूल जो है वो अच्छे से समझ में आया है। अभी हम हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो कौन सा है, थर्मोकोल। ठीक है, तो अब ये इसी इंफॉर्मेशन हम किसके बारे में पढ़ेंगे, थर्मोकोल के बारे में। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, अभी हम सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल का, जिसका नाम है थर्मोकोल। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, सब ने थर्मोकोल कभी ना कभी देखा है, कभी ना कभी यूज़ किया है, उसके साथ आप लोग खेले भी होंगे, है ना। तो अभी फ़िलहाल ये जो थर्मोकोल है ये बैन हो गया है, क्योंकि इट इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक मटेरियल, जो सालों साल ज़मीन के अंदर दबा हुआ रहेगा, पानी में पड़ा हुआ रहेगा, तो भी कभी सड़ेगा नहीं और कभी डिग्रेड होगा नहीं। तो ये हार्मफुल होता है, इसलिए इसके ऊपर अभी बैन है। लेकिन ये बहुत अच्छा इंजीनियरिंग मटेरियल है, क्योंकि इसमें शॉक एब्सॉर्ब करने की बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी जो है वो होती है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जैसा हमने ग्लास वूल में भी देखा कि ग्लास वूल कैसे बनता है, तो इसका भी हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके प्रॉपर्टीज़, और फिर आखिरी में हम पढ़ेंगे इसके यूजेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन या उसी को हम बोलते हैं सिंथेसिस। प्रिपरेशन या उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस। हाँ, तो थर्मोकोल जो है वो एक तरह के प्लास्टिक से बनता है, और उस प्लास्टिक का नाम है पॉलीस्टाइरीन। उस प्लास्टिक का नाम क्या है, पॉलीस्टाइरीन।
इसी चैप्टर में जब हम पॉलीमर टॉपिक पढ़ेंगे तब हम पॉलीस्टाइरीन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमें ये समझना है कि ये थर्माकोल जो है वो कौन से मटेरियल से बनता है, पॉलीस्टाइरीन नाम के प्लास्टिक से बनता है। अब ये जो पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक है इसमें क्या किया जाता है, ये जब मोल्टन स्टेट में होता है मतलब लिक्विड स्टेट में होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हवा जो है वो ब्लो की जाती है, पाइप के माध्यम से उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या ब्लो की जाती है, हवा जो है वो फूकी जाती है। अब ये हवा उसमें फूकी जाने की वजह से उसमें बहुत सारे क्या डेवलप हो जाते हैं, बबल्स डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारे बबल्स, है ना। जब भी कोई लिक्विड मटेरियल है और उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हम क्या पास कर देते हैं, एयर पास कर देते हैं, है ना, तो वहाँ पर क्या डेवलप हो जाते हैं, बबल्स। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी होती है। एक तो वो पॉलीस्टाइरीन लिक्विड स्टेट में है, उसके बाद बहुत ज़्यादा हॉट कंडीशन में है और उसमें हम बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पास करते हैं, एयर पास करते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे क्या डेवलप हो जाते हैं, बबल्स। और ऐसे ही बबल वाली स्टेट में वो ठंडा हो जाता है, तो ठंडा होने के बाद एक बहुत ही स्पॉन्जी सा मटेरियल, स्पॉन्जी और पोरस सा मटेरियल वहाँ पे तैयार होता है जिसे कहा जाता है थर्माकोल। तो मैं एक लाइन में इसकी प्रोसीजर लिख देती हूँ कि कौन सा प्लास्टिक है वो, पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, ये पॉलीस्टाइरीन कौन से स्टेट में होता है, मोल्टन स्टेट में, मतलब बहुत ही ज़्यादा हॉट कंडीशन में, लिक्विड स्टेट में। तब उसमें क्या पास की जाती है, ब्लो एयर, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें एयर ब्लो की जाती है और उसके बाद उसको क्या किया जाता है, उसी स्टेट में उसको जल्दी से कूल किया जाता है। तो कूल करने के बाद वहाँ पे हाईली पोरस, पोरस का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट छेद प्रेजेंट है, एंड स्पॉन्जी, हाईली पोरस एंड स्पॉन्जी मटेरियल हमें मिलता है, एंड दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज थर्माकोल, जिसे क्या कहा जाता है, थर्माकोल। तो ये हो गई उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम देखेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक। तो जो थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक है वही इसके कैरेक्टरिस्टिक है। कौन से प्रॉपर्टीज़ रहेंगे इसके, सबसे पहले इसमें से आसानी से हीट पास नहीं होनी चाहिए, मतलब इसकी थर्मल कंडक्टिविटी लो होनी चाहिए। तो लो थर्मल कंडक्टिविटी, इसका एग्जांपल बता सकती हूँ मैं आपको। हम बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन पे वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे पानी के पाउच बेचने वाले आते हैं, तो वो अपने पानी के पाउच काय में रखते हैं, थर्माकोल के बॉक्स में। बाहर एकदम धूप काला चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है एकदम, लेकिन वो जब हमको पानी का पाउच ला के देते हैं उस बॉक्स में से निकाल के, तो वो पानी एकदम चिल्ड वाटर होता है, ठंडा वाटर होता है। तो बाहर के तापमान का उसके ऊपर असर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो उसने थर्माकोल के बॉक्स में रखा हुआ है, और वो जो थर्माकोल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कैसे है, लो है, जो बाहर के हीट को अंदर नहीं आने देता, जिसकी वजह से अंदर का पानी जो है वो ठंडा रहता है। ठीक है ना। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, इट शुड बी लाइट वेट मतलब उसकी डेंसिटी कैसे होनी चाहिए, लो डेंसिटी। तो थर्माकोल आंखों के सामने लाओ, ठीक है, अभी तो डायरेक्ट हम ओरिजिनल वाला नहीं ला सकते क्योंकि बैन है, लेकिन इमेजिनेशन में ला सकते हैं। तो थर्माकोल जो है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा क्या होती है, कम होती है, मतलब वो लाइट वेट होता है। उसके बाद वो वाटर प्रूफ होता है, पानी के ऊपर तैरता है, पानी के कारण सड़ता भी नहीं है। उसके बाद चीप होता है ना। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब 10 रुपये में इतनी बड़ी शीट मिलती थी, अभी थोड़ी महंगी हो गई थी लेकिन अब तो बैन ही हो गई है, मतलब चीप है। उसके बाद ऑर्डरलेस, मतलब उसमें से कोई भी तरह की स्मेल जो है वो नहीं आती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी, इट एब्सॉर्ब्स द शॉक एंड वाइब्रेशन। किसी की तरह के शॉक्स और वाइब्रेशंस को वो क्या कर सकता है, एब्सॉर्ब जो है वो कर सकता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम इसके क्या पढ़ेंगे, यूजेस मतलब इसके एप्लीकेशंस। तो फिर से वही एप्लीकेशन है जो ग्लास वूल की एप्लीकेशन है कि इट इज़ यूज, पहला इट इज़ यूज एज थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल। इट इज़ यूज एज थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल। कहाँ पे, इन ओवंस, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ओवंस में, रेफ्रिजरेटर में, वॉल, रूफ एंड फ्लोर इंसुलेशन में भी हम उसको यूज़ करते हैं, इंसुलेशन में हम उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद दूसरा इसका यूज़ है
मैंने जो आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट के टाइम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल जो है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको पैकिंग मटेरियल करके भी यूज़ करते हैं। तो इट इज़ यूज एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम उसको एज अ पैकिंग मटेरियल भी यूज़ करते हैं। तीसरा, हम इसको डेकोरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, है ना। पहले गणपति जी के जो सुंदर सुंदर डेकोरेशन बनाए जाते थे थर्माकोल से, अभी नहीं बना सकते क्योंकि बैन हो गया है ना। तो डेकोरेशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मिलिट्री में जो रडार स्क्रीन वगैरह होती है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो थर्माकोल की शीट्स है वो यूज़ होती है फॉर प्रोटेक्टिंग द रडार स्क्रीन, फॉर प्रोटेक्टिंग द रडार स्क्रीन। तो ये सारे किसके यूजेस हो गए हैं, थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल के। या हमारे घर में जो हॉट पॉट होता है, उसके बाद थर्मस होता है, उसमें भी एज ए थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, थर्माकोल। तो ये हो गए हैं थर्माकोल के एप्लीकेशन। तो बच्चों, आई होप कि आपको थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल टॉपिक अच्छे से समझ में आया है। तो इसके ऊपर का असाइनमेंट वही रहेगा, जो पढ़ाया जाएगा वही आपको अपने कॉपी में क्या करना है, एज अ असाइनमेंट लिखना है। सो टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग। थैंक यू very much.